गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी ने YouTube के माध्यम से जो पढ़ाया जाता है उसको पढ़ते होंगे, नोट्स तैयार करती होंगी। जो नहीं करती हूँ कृपया आप से शुरू कर दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को कोई भी सूचना जल्द से जल्द प्राप्त हो जाएगी और जो पढ़ाया जाता है वो भी आप उसको समय से देख लेंगे। आज मैंने विकास के विषय में आपको पढ़ाया था, विकास चैप्टर, जिसके अंतर्गत मानव विकास सूचकांक और इसका जो मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से आपको दिखाया है उसको आप पढ़ लेंगे। जो नहीं समझ आएगा मुझसे पूछेंगे। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करते हैं, औद्योगिकरण का युग, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक ना। तो जैसा कि जानते हैं कि इंग्लैंड में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी और 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी से, और वहीं से फिर धीरे धीरे जो था वो पूरे विश्व में फैलने लगा। मतलब कि इंग्लैंड ने व्यापार को मद्देनज़र रखते हुए ही उपनिवेश स्थापित किए थे एशियाई देशों में, अफ्रीकाई देशों में, जैसा कि आप जानती हैं, और व्यापार का उसने अपना विस्तार किया था। तो ये औद्योगिक क्रांति जो थी वो इंग्लैंड के साथ साथ पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई थी। धीरे धीरे विश्व व्यापार का विस्तार शुरू हो गया। ठीक है। और औद्योगिक क्रांति से पहले ये स्थिति थी कि जो कारखाने की शुरुआत हुई थी, ठीक ना, इंग्लैंड में कारखानों की शुरुआत हुई थी, बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन शुरू हुआ था। तो इसे ये उत्पादन जो था वो ज़्यादातर कारखानों पर निर्भर नहीं था। ये उत्पादन जो था कारखानों पर निर्भर नहीं था, क्योंकि कारखानों के अलावा हाथों से लोग श्रम के माध्यम से या हाथों के माध्यम से भी लोग कार्य करते थे। इस तरह से धीरे धीरे ये कारखानों के रूप में हुआ, मिल्स का उदय हुआ, मतलब व्यापार का विस्तार होने लगा। तो इसी को औद्योगिकरण का युग कहा जाता है। तो सबसे पहले ये है कि किस प्रकार से शहरी शिल्प, ठीक ना, अर्बन क्राफ्ट जिसको कहते हैं वो, और व्यापार मंडल जो था वो बहुत ही मजबूत स्थिति में था, शक्तिशाली था। और जैसा कि आप जानती हैं कि सूती वस्त्र का उत्पादन कपास के माध्यम से होता था और वो रॉ मटेरियल ज़्यादातर एशियाई देशों से जाता था, भारत से भी जाता था। रॉ मटेरियल इंग्लैंड ले जाया जाता था, सूती वस्त्र का निर्माण किया जाता था। और इसके अलावा हाथों से भी वस्तुएं बनती थी, हस्तशिल्प की महत्ता बहुत ज़्यादा थी। मसालों का व्यापार शुरू हुआ। फिर जैसा कि हम लोग पढ़े थे, भूमंडलीकरण के अंतर्गत रेशम मार्ग का विस्तार हुआ। रेशम मार्ग के माध्यम से सिल्क का व्यापार होता था, मसालों का व्यापार होता था, जूट का व्यापार होता था। ठीक ना। तो इस तरह से जो ये व्यापार का विस्तार जो था वो तेज़ी से बढ़ने लगा। और ज़्यादातर जो देश थे वो कृषि प्रधान देश थे। तो लेकिन किसानों की हालत जो थी बहुत ही खराब थी। उनको समय पर पैसा नहीं मिलता था, ठीक ना। और व्यापारी जो थे गरीब किसानों का लाभ उठाते थे। ग्रामीण क्षेत्र में जो कारीगर होते थे उनको वो पैसे की आपूर्ति करते थे, देते थे, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पादन के लिए प्रेरित करते थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो माल है, तैयार माल, वो उन व्यापारियों को बेचे और वो उसका अधिक दामों पर उसको बेच सके। तो इस तरह से 17वीं और 18वीं शताब्दी में कह सकते हैं, 17वीं और 18वीं शताब्दी में
और धीरे धीरे विस्तार जो था और बढ़ता चला गया, मतलब पूरे विश्व में फैल गया। लेकिन इससे जो गरीब किसानों की आय थी उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। कारीगरों की आय और गरीब किसानों की आय पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि जितना उनसे काम लिया जाता था वो उसकी तुलना में इनकी आय जो थी बहुत कम थी। पहले किसान जो थे या कोई भी श्रमिक थे वो कोशिश करते थे कि अपने से सारा काम करें, हाथों के माध्यम से करेंगे। लेकिन श्रम का धीरे धीरे विस्तार होने लगा, परिवार के लोग मिलकर काम करने लगे, ठीक ना। श्रम संसाधनों का अधिक से अधिक प्रयोग होने लगा। जैसे पहले देखिए स्टेपलर वह व्यक्ति होता है जो रेशों के आधार पे ऊन छांटता है, उसको स्टेपलर कहा जाता है, ठीक ना। स्टेपलर मतलब ऊन की क्वालिटी को देखते हुए वो व्यक्ति जो होता है ऊन को अलग अलग छांटता है। फिर ऊन खरीदा जाता है, ऊन खरीदता था। फिर स्पिनरों को आपूर्ति की जाती थी, स्पिनिंग जेनी के माध्यम से फिर उसको बनाया जाता था। सूत काटने का, धागा तैयार करने का एक होता था, वो बुनकरों को दिया जाता है, इसको फुलर्स भी कहते हैं, ठीक ना, जो कपड़े को समेटता था। फिर कपड़ों की रंगाई के लिए जाता था दूसरी जगह पे। फिर उसके बाद वो कपड़े जो थे फिनिशिंग सेंटर जाते थे, और उस समय फिनिशिंग सेंटर जो था वो लंदन को माना जाता था। कपड़ों का वो फिनिशिंग सेंटर होता था, वहाँ पे उसको अच्छी तरह से तैयार करके अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उसको बेचने के लिए उतारा जाता था। तो इस तरह से ये औद्योगिक उत्पादन का आदान प्रदान हुआ। कई लोगों ने मिलके वस्त्र तैयार करने शुरू किए। लेकिन फिर क्या था कि कारखानों का उदय हुआ, कारखानों में माल तैयार किया जाने लगा। इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले थे, ठीक ना। 1730 के दशक में कारखाना खोला गया था और उसमें कारखानों की संख्या फिर तेजी से बढ़ने लगी। कपास उद्योग के रूप में ये चर्चित होने लगा। ज़्यादातर कपास ले जाया जाता था वहाँ पे और माल को तैयार किया जाता था, तो कपास उदय के रूप में चर्चित होने लगा। इस तरह से कारखानों के उदय के साथ साथ उसमें मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा। प्रौद्योगिकीकरण का उदय हुआ। अब प्रौद्योगिकीकरण में ये था कि जैसे जैसे नई टेक्निक आते गए, ठीक ना, उससे जो श्रमिकों की संख्या थी या श्रमिकों की स्थिति थी वो बदतर होने लगी, बहुत खराब होने लगी, क्योंकि ज़्यादातर अब प्रौद्योगिकी या मशीनों के माध्यम से कार्य होने लगा, जिससे श्रमिकों की दशा बिगड़ने लगी, उनकी डिमांड कम होने लगी और मशीनों के माध्यम से काम किया जाने लगा। महिलाएं जो थी, जो सूत काटने का हाथ से काम करती थी, जब सूत काटने वाली मशीन आ गई तो वो उनका विरोध करने लगी, क्योंकि उनकी आय जो थी वो कम हो जाती थी, उनको नौकरी नहीं मिलती थी। और ये भी था कि ये 12 महीने काम नहीं होता था इसमें, कुछ समय के लिए खाली भी हो जाते थे श्रमिक जो थे। तो श्रमिक फिर को अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फिर नई नौकरी की तलाश करनी पड़ती थी। बहुत सारी समस्याएं जो थी इससे जन्म लेने लगी। तो इससे कोशिश यही थी कि श्रम को प्राथमिकता दी जाए, ताकि जो श्रमिक हैं, किसान हैं, उनको काम मिलता रहे। और इस तरह से मिल्स का उदय हुआ, मिलें बनाई जाने लगी। और 1840 के दशक में इंग्लैंड में सूती वस्त्र की मिलें तैयार की गई, जहाँ पे
बहुत सारे सूती वस्त्र का निर्माण शुरू हुआ। इससे ये भी था कि ये तकनीकी रूप से विकसित थी, ठीक ना। बहुत तेज़ी से कार्य होता था, इसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया, नई मशीनों का प्रयोग किया गया, जिससे कि तेज़ी से उत्पादन शुरू हुआ और उत्पादन कुशलता में भी वृद्धि हुई, माल तैयार होने लगा तेज़ी से, और मजदूरों की जो संख्या थी 20% से अधिक नहीं थी। इसमें प्रौद्योगिकी परिवर्तन के कारण मजदूरों की संख्या कम होने लगी, जिससे कि उन लोगों के रहन सहन पे या जीवन यापन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। तो प्रौद्योगिकी का परिवर्तन एक तरह से विकास के लिए तो बहुत अच्छा था, लेकिन जहाँ पे श्रमिक कार्य करते थे उनके जीवन के लिए ये बहुत जटिल समस्या बनती चली जा रही थी। इसी तरह जेम्स वाट ने स्टीम इंजन का प्रयोग किया, ठीक ना, जो कोयले से चलता था और बाद में स्टीम से चलने लगा, भाप के इंजन का प्रयोग होने लगा, मतलब भाप के इंजन में सुधार हुआ और 1871 में इंजन का उन्होंने पेटेंट करा लिया। तो एक नए मॉडल का निर्माण शुरू हुआ। इस तरह से हर एक चीज़ का विकास करने के बाद वो पेटेंट करा लेते थे और एक नए मॉडल का निर्माण करते थे। इसमें उद्योगपति जो थे उत्पाद को आसानी से स्वीकार नहीं किया जा सकता, मतलब नहीं किया गया था उद्योगपतियों के द्वारा, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो भी उत्पाद तैयार किया जा रहा है, ठीक ना, प्रौद्योगिकी के कारण उसकी जो क्वालिटी थी वो थोड़ी पहले से कम हो गई। जानते हैं, हाथ से जो श्रम किया जाता है या हाथ से जो वस्तुएं बनाई जाती थी वो बहुत मजबूत होती थी, अच्छी होती थी। ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया जो थी वो हस्तशिल्प उत्पाद को बहुत प्राथमिकता देती थी, हस्तशिल्प उत्पाद की बहुत डिमांड करती थी और चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा हस्तशिल्प को मान्यता दी जाए। और जो कुलीन वर्ग और पूंजीपति वर्ग थे वो भी इस चीज़ को स्वीकार करते थे, हाथ से बने वस्तुओं की डिमांड करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग और जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो थे वो हस्तशिल्प उत्पाद को ही मुख्य उपयोग करता थे, जो कुलीन और पूंजीपति वर्ग के लोग थे। इससे कार्यकुशलता वस्तु की स्थिति में भी परिवर्तन आया, कार्यकुशलता में वृद्धि हुई, बारीक डिजाइन शुरू की गई, ठीक ना। लेकिन श्रमिकों का जो जीवन था वो बहुत ही खराब होता चला। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विस्तार हुआ, नई नई टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ, वैसे वैसे श्रमिकों का जो जीवन था वो दैनिक होता चला गया। उनकी इनकम कम हो गई, उनको नौकरियों से निकाला जाने लगा और जब वो काम पर नहीं होते थे या उनसे काम नहीं लिया जाता था तो वो दूसरी जगह नौकरी करते थे, ठीक है।